Hello everyone, welcome to Amit Sharma, CBSE. In this session we are going to talk about class 10th and the very first poem of your book is Dust of Snow that has been written by Robert Frost. जहाँ तक हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें ना, इनकी हर एक कविता इंसान के लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस करती है और ये कविता भी डेफिनेटली आपके लाइफ में थोड़ा सा चेंज जरूर देकर जाएगी. ऑलराइट, सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब दिस, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे. कविता छोटी सी है, 2 स्टेंजा में ख़त्म है और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है. लेकिन पहला स्टेंजा जब हम फिनिश करेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि इसका रियल मीनिंग जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं, पोइटिक डिवाइस क्या है, राइम स्कीम क्या है इसकी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो तो इस कविता को शुरू करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सबसे पहले हम हेमलॉक ट्री के बारे में बात करते हैं. हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत जहरीला पेड़ होता है. तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सैडनेस सिग्निफाई कर रहा है, डार्कनेस, ग्लूम, डिस्पेयर, निराशा, दुख, है ना. और क्रो भी एक अच्छा बर्ड नहीं माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, इल ओमेंस माना जाता है, इसका सिग्निफिकेंट बैड माना जाता है. तो इन 2 बैड सिग्निफिकेंट या 2 डार्कनेस या सैडनेस जैसे चीज़ों को लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं? वो हेमलॉक ट्री के नीचे हैं और क्रो के जो अनडिफाइंड मूवमेंट है, उसका कुछ मूवमेंट होता है जिससे जो स्नो पत्तों पे है वो झड़ के इनके ऊपर आ गिरता है. डस्ट का यहाँ मतलब धूल नहीं है, झड़ना है ना. तो लेट्स टॉक. द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो एक जो क्रो था उसका एक मूवमेंट हुआ. अब कैसा मूवमेंट हुआ ये डिफाइंड नहीं है, वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन उसके मूवमेंट होने से जो पत्तियों पे बर्फ जमी थी वो झड़कर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो हमारे पोएट हैं उनके ऊपर गिरती है ना. तो ये पहला स्टेंजा है. अब इसमें देखो राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी. मतलब क्या कि पहला लाइन क्रो और उसके बाद तीसरी लाइन देखो स्नो, क्रो स्नो और फिर मी एंड ट्री. तो राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी, राइट. दूसरा चीज है जो हम बात करेंगे पोइटिक डिवाइस की, तो वो है इंजैबमेंट. इंजैबमेंट वो होता है जब कोई भी कविता की लाइन बिना पंक्चुएशन के फिनिश हो जाती है और पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी फिर चौथी, कोई पंक्चुएशन नहीं, वही कंटिन्यू होता रहता है, तो वो होता है राइट इंजैबमेंट. और यहाँ पे जो तीसरी लाइन है, दूसरी लाइन है, वहाँ पे आप देख सकते हो एसोनेंस है. एसोनेंस मतलब कोई पर्टिकुलर वॉवेल जो है वॉवेल रिपीट करता हो. तो यहाँ पे देखो सुक डाउन ऑन, ओ का प्रोमिनेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है एसोनेंस, राइट. तो ये हमारा पहला स्टेंजा था. दूसरे स्टेंजे पे आते हैं. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट of a day I had rued. Has given my heart a change of mood. जब उस क्रो के मूवमेंट से वो स्नो जब वो झड़ के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आता है तो इनके हार्ट का जो मूड है ना वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड का मतलब जानना जरूरी है, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा करना. मतलब शायद वो उस दिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसके लिए वो बहुत सैड हैं, अपसेट हैं, पछता रहे हैं और उनका दिन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, लेकिन उस क्रो के मूवमेंट से और जो स्नो उनके ऊपर गिरता है तो इनका फीलिंग क्या होता है, जॉय में बदल जाता है, हैप्पीनेस में बदल जाता है, ग्ली में बदल जाता है, एक्सटेसी, मर्थ, पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव. तो देखो यहाँ पे क्या है, क्रो भी अपशगुन माना जाता है, हेमलॉक ट्री भी यहाँ पे पॉइजनस है जो सैडनेस और ग्लूम और डार्कनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो क्या है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं, अपशगुन मानते हैं या फिर नेगेटिव रूप देते हैं, वो चीज़ें भी कभी कभी हमारे
माइंड को या मूड को पॉजिटिव चेंज दे सकती हैं, जैसा कि इस पोयम में दिखाया गया है। आप जितनी भी कविताएं पढ़ते हो, अक्सर अच्छे अच्छे बर्ड्स का बात होता है, नाइटिंगेल बर्ड, स्पैरो बर्ड, लेकिन इस कविता में क्रो को लिया गया है। आप बहुत सारे पोयम में देखोगे अच्छे अच्छे ट्रीज का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हेमलॉक ट्री का नाम लिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, निगेटिविटी हैं, लेकिन इसके बावजूद पोएट का मूड पॉजिटिव में चेंज होता है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में जो चीज़ें बुरी हम जिसको मानते हैं, या जिस चीज़ों को हम अपशगुन मानते हैं, जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, वो चीज़ें भी कभी कभी हमारे लाइफ में मीनिंगफुल चेंज ला देती हैं, पॉजिटिव चेंज ला देती हैं। तो हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी देखना चाहिए, हर हाल में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ये कविता हमें बताता है। तो इसमें भी हम जो राइम स्कीम है वो CD और CD करके है, हार्ट एंड पार्ट एंड मूड एंड र्यूड करके ख़त्म हुआ है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस मतलब इसमें कॉन्सोनेंस का मतलब है कि वॉवेल रिपीट नहीं होगा, कॉन्स्टेंट जो रिपीट होते हैं वो है। जैसे कि इसमें देखो डी और डी, लास्ट लाइन में डी का प्रोमिनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं, जो कि लास्ट लाइन में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था कविता का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है समझ गए होगे। तो अगर समझ गए तो इसको जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और बोर्ड में भी आएगा तो आप कर लोगे, आई स्ट्रांगली बिलीव। इसमें एक और पार्ट है, फायर एंड आइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और घर पे रहिए। टेक केयर।